Aim right, achieve big at KR Mangalam University. रविवार को पूरे देश में मुहर्रम के मौके पर ताजिया निकलेगा। इससे पहले उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में मुहर्रम की छठी के जुलूस के दौरान लड़कों ने तलवार लहराई। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लखीमपुर खीरी पुलिस ने एक्शन लिया है। पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद 4 लड़कों को गिरफ्तार किया है। तस्वीरें आपके सामने रखेंगे जहां लड़के जुलूस के दौरान तलवार लहराते हुए नजर आ रहे हैं। मामला लखीमपुर खीरी के फरधान थाना क्षेत्र का है, जहां छठी के दौरान जिस तरह से लड़कों ने तलवारें लहराई, माहौल कहीं खराब ना हो जाए और इस जुलूस के दौरान तलवार का क्या काम है, ऐसे सवालों के साथ इलाके में कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, ऐसे में लखीमपुर में ये कानूनी एक्शन लिया गया। पहले तो आप इस जुलूस की तस्वीरें देखें। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये लखीमपुर का है और इस दौरान बड़ी संख्या में युवक दिखाई दे रहे हैं। कुछ ढोल बजा रहे हैं, कुछ झुंड में तलवार भी लहरा रहे हैं। ये देखें तस्वीरें, कुछ झंडे भी यहाँ पर लहरा रहे हैं। अब तलवार लहराते हुए ये युवक कहीं लॉ एंड ऑर्डर के लिए समस्या ना खड़ी करते, ऐसे में पुलिस ने ये एक्शन लिया है। हालांकि जुलूस निकल चुका था, फिर जब इसकी तस्वीरें वायरल होने लगी तब पुलिस को इस बात की जानकारी लगी और फिर एक्शन लिया गया। और यह एक्शन इसलिए लिया गया कि कहीं ऐसा ना हो कि अगली बार फिर जुलूस निकले और फिर तलवारें लहराई जाए, जो कि कानूनन सही नहीं है, और इसलिए पुलिस ने इनके खिलाफ एक्शन लिया। एक बार फिर से आप इन तस्वीरों को देखें। ये मुहर्रम के छठी का जुलूस है, जिसमें लखीमपुर में युवकों ने जुलूस के दौरान तलवारें लहराई और इसी के आरोप में इन युवकों को गिरफ्तार भी किया गया है। और विवाद केवल लखीमपुर खीरी में ही नहीं हुआ है, ऐसा ही एक विवाद कश्मीर से भी सामने आया। आज श्रीनगर में भी 8वें मुहर्रम का जुलूस निकाला जा रहा है, लेकिन यहाँ पर लोगों ने जुलूस में ईरान और फिलिस्तीन के झंडे लहरा दिए। साथ ही जुलूस में इजरायली हमले में मारे गए ईरान और हिजबुल्लाह नेताओं की तस्वीरें भी दिखाई दी। ये हिंदुस्तान की सरजमी है, यहां पर हिंदुस्तानियों की बात होनी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद दुनिया के एक कोने में भारत के 2 दोस्तों के बीच में अगर कोई जंग छिड़ी हुई है, भारत का इजराइल के साथ कैसा संबंध है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। गहरी मित्रता है इजराइल के साथ। वहीं ईरान के साथ भी भारत मानवता के पक्ष के साथ खड़ा हुआ है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। और तभी जब ये जंग छिड़ी थी तो ईरान में रहने वाले तमाम हिंदुस्तानियों को सुरक्षित भारत लाने की जिम्मेदारी यहाँ की सरकार ने उठाई। लेकिन मसला जब सियासी हो जाए और सिर्फ सियासी नहीं, वो धार्मिक एंगल ले ले तो फिर क्या दिखाई देता है, वो कश्मीर की तस्वीरें बताती हैं। इसे धार्मिक रूप देने की कोशिश की गई और इसलिए जुलूस के दौरान ईरान का झंडा लहराया जाना, हिजबुल्लाह के आतंकियों की तस्वीरों को शामिल करना, यह गलत है। श्रीनगर में मुहर्रम के जुलूस के दौरान ईरान के झंडे लहराए गए और इस दौरान इजरायली हमले में जो ईरानी नागरिक मारे गए उनके लिए भी शोक व्यक्त किया गया। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच आज श्रीनगर के गुरु बाजार से 8वें मुहर्रम का जुलूस निकाला गया। ये जुलूस श्रीनगर के जहांगीर चौक से होते हुए बडशाह चौक, मौलाना आज़ाद रोड से होते हुए डलगेट पहुंच चुका है। सुबह 5 बजे के आसपास ये जुलूस निकाला गया। ये एक मातमी जुलूस होता है। हालांकि 1990 के दशक में इस 8वें मुहर्रम के जुलूस पर हालातों की गंभीरता को देखते हुए प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन वर्ष 2023 में एलजी प्रशासन ने 8वें मुहर्रम के जुलूस से पाबंदी हटा दी और पिछले 2 साल से लगातार ये जुलूस निकाला जा रहा है। आज तीसरा साल है और कश्मीर के विभिन्न जिलों से लोग इस 8
8वें मुहर्रम के मातवी जुलूस में शामिल हो जाते हैं। लेकिन इस जुलूस में सबसे अहम बात जो होती है वो ये देखा जाता है कि इस मातमी जुलूस में ईरान और फ़लस्तीन का समर्थन जो है वो लोग खुलकर करते हैं। खासकर ईरान के जो आगा सईद अली ख़ामेनी हैं, आज उनके पोस्टर्स, बैनर्स जगह जगह पे लगाए गए हैं, क्योंकि शिया कम्युनिटी का मानना है कि वो एक पॉलिटिकल लीडर नहीं है बल्कि एक रिलीजियस लीडर है, और रिलीजियस लीडर के तौर पर हम उनका समर्थन करते हैं और जगह जगह पर इस तरह के पोस्टर्स और बैनर्स लगाए जाते हैं। साथ ही साथ फ़लस्तीन का भी यहाँ पर लोग सपोर्ट करते हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको फ़लस्तीन का झंडा जो है वो लोगों के हाथों में दिखेगा। फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है उसकी ये लोग निंदा करते हैं। साथ ही साथ इजराइल और ईरान के बीच में जो हाल ही में एक युद्ध हुआ था, और युद्ध में जितने भी बड़े लीडर्स मारे गए इजराइल स्ट्राइक में, उनकी तस्वीरें भी आज जगह जगह पे लगाई गई है। उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है शिया कम्युनिटी की लोगों की तरफ से। गाज़ा में जो हिजबुल्लाह के जो टॉप कमांडर्स थे, उनकी तस्वीरें भी जो है साफ तौर पर यहाँ पर देखी जा सकती है कि किस तरह से शिया कम्युनिटी के लोग जो है ईरान और फ़लस्तीन का यहाँ पर समर्थन करते हैं। अक्सर जब भी ईरान में या फ़लस्तीन में किसी भी तरह की स्ट्राइक होती है, लोग मारे जाते हैं, तो शिया कम्युनिटी के लोग जो है वो सबसे पहले सड़कों पर आते हैं और उसका विरोध करते हैं। और हाल ही में ईरान और इजराइल के बीच में जो एक युद्ध हुआ था, और उस युद्ध में जितने भी लोग मारे गए, आज उनकी तस्वीरें 8वें मुहर्रम के जुलूस में जगह जगह पे लगाए गए हैं। साइन बोर्ड्स आगा सईद अली ख़ामेनी के देखने को मिल रहे हैं, और साथ ही साथ आगा जो नसरुल्लाह थे उनकी तस्वीरें भी जगह जगह पे लगाई गई है। और एक साफ तौर पर संदेश है कि हम फ़लस्तीन और ईरान के साथ हैं, और वही तस्वीर जो है आज इस मातमी जुलूस में देखने को मिल रही है। 8वें मुहर्रम का जुलूस कश्मीर के हर ज़िले में निकाला जाता है बड़े ही उत्साह और जोश के साथ, और वही तस्वीर आज भी देखने को मिल रही है कि सुरक्षा के कड़े इंतजामों और बिना किसी पाबंदी के ये जुलूस जो है दलगेट पहुंच चुका है। यहाँ पर ये जुलूस जो है थोड़ी देर के बाद संपन्न होगा, और शांतिपूर्वक ये जुलूस रहा। लेकिन एक मैसेज जो पिछले कुछ वर्षों से हम कश्मीर में देख रहे हैं कि इस तरह के जुलूसों पर अब पाबंदी पूरी तरह से हटाई गई है, और इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण यही माना जाता है कि आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर में हालात बेहद पुरसकून है, और पुरसकून हालातों को देखते हुए 8वें मुहर्रम का जुलूस अब हर साल निकाला जाता है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है गुजरात से। वडोदरा से अवैध बांग्लादेशियों को ढाका डिपोर्ट किया गया है। 250 अवैध बांग्लादेशियों को एयरफोर्स के स्पेशल प्लेन से ढाका भेजा गया। इस दौरान सभी बांग्लादेशियों के हाथों में हथकड़ियां लगी हुई थी। गुजरात में पिछले कई दिनों से बांग्लादेशियों के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है। बीते 2 महीने के अंदर अंदर 1200 अवैध बांग्लादेशियों को वापस डिपोर्ट किया जा चुका है। एक तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, ये सभी बांग्लादेशी नागरिक हैं जो अवैध रूप से हिंदुस्तान में रह रहे थे, और ये ताज़ा तस्वीर वडोदरा की है। खास तौर पर गुजरात में भी बड़ी संख्या में अवैध रूप से बांग्लादेशियों के रहने की खबर तो सामने आ ही रही थी, लेकिन जब प्रशासनिक एक्शन हुआ तब एक अवैध बांग्लादेशी के हाथ में हथकड़ी लगाकर फिर इन्हें बांग्लादेश डिपोर्ट किया जा रहा है। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। 250 अवैध बांग्लादेशी हैं जिन्हें ढाका डिपोर्ट किया जा रहा है। अवैध बांग्लादेशियों के घर वापसी की तस्वीरें हैं। एयरफोर्स के स्पेशल प्लेन से इन्हें भेजा जा रहा है, और इस भेजने में संदेश ज्यादा बड़ा है। आप ये देखें, बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है, लेकिन बीते कुछ महीनों में जब से वहां पर तख्ता पलट हुआ है, बांग्लादेश के साथ भारत के संबंधों में कुछ खटास और कुछ कड़वाहट भी दिखाई दे रही है। और इसलिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भारत की तरफ से भी दिया जा रहा है, जहां पर अवैध रूप से भारत में रह रहे बांग्लादेशियों के हाथों में हथकड़ी लगाकर इन्हें डिपोर्ट किया जा रहा है। मेरे सहयोगी निर्णय कपूर इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। निर्णय, एक होता है प्रशासनिक एक्शन, और वो प्रशासनिक एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन हथकड़ियों के साथ डिपोर्ट करना, ये वहां की सरकार और यानी कि बांग्लादेश के हुक्मरानों को भी एक बड़ा संदेश है कि बर्दाश्त नहीं करेगा भारत। बिल्कुल, जिस प्रकार की तस्वीरें हैं आप देखिए, एक तरह से रस्सियों से सबको बांधा हुआ है, हाथ उनके बांधे हुए हैं,
कहीं ना कहीं सीधा सीधा मैसेज है कि अब इस तरह के जो अवैध घुसपैठ है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आप देखिए पिछले कुछ समय में, पिछले कुछ महीनों में जिस प्रकार से, अगर मैं गुजरात की बात करूं तो जो एक्शन लिया गया है, मीनाक्षी आपको जान के हैरानी होगी, करीब 8,000 से ज़्यादा लोगों को डिटेन किया गया था और इनके एक एक डॉक्यूमेंट जो हैं वो चेक किए गए थे। और उसके बाद जितने लोग अवैध पाए गए उन सब के खिलाफ कार्रवाई हुई है करीब 5 बैचेस में। ये कल जो गया ये 5वां बैच है। 5 बैचेस में करीब 1200 बांग्लादेशियों को पिछले 2 महीनों में जो अवैध रूप से यहाँ रह रहे थे उन्हें बांग्लादेश डिपोर्ट किया गया। और इसी तरह से उनके हाथ बांध करके उन्हें बाकायदा स्ट्रांगली डिटेन करके प्लेन्स में डिपोर्ट किया गया, स्पेशल प्लेन्स के जरिए। ये कार्रवाई मैं आपको बता दूं करीब पिछले 6-8 महीनों से चल रही है गुजरात में, जिसमें सबसे पहले अहमदाबाद से 112 बांग्लादेशियों को भेजा गया था और अब करीब 1200 के आसपास बांग्लादेशी बताए जा रहे हैं। और अभी भी ये कार्रवाई जो है ये इसी तरह जारी है और लोगों को डिटेन किया जा रहा है, उनके डॉक्यूमेंट्स जो हैं उसको वेरीफाई किया जा रहा है। एक तरह से ये क्लियर कट मैसेज दे दिया गया है कि अब किसी भी प्रकार की घुसपैठ जो है वो बर्दाश्त। जी, बहुत शुक्रिया निर्णय आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आइए अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली के नए सीएम आवास की कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज अपने सरकारी आवास में शिफ्ट हो गई हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का नया पता राजनिवास मार्ग 1-2 नंबर बंगला हो गया है, क्योंकि सीएम रेखा गुप्ता आज उस बंगले में शिफ्ट हो गई हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस नाम को जन सेवा सदन के तौर पर रखा है। इस बंगले का नाम जन सेवा सदन है और आज इसकी औपचारिक शुरुआत भी हो गई है। दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी ने रेखा गुप्ता के सरकारी आवास को माया महल बताया, तो वहीं कांग्रेस ने उसे रंग महल करार दे दिया। दरअसल रेखा गुप्ता ने केजरीवाल के वक्त में बने हुए सीएम आवास में रहने से इनकार कर दिया था, क्योंकि बीजेपी ने इसे शीश महल बताया था। इसके रिनोवेशन में करोड़ों रुपए का खर्च होने की भी बात कही गई थी और ये आरोप बीजेपी की तरफ से लगातार आम आदमी पार्टी पर लगाए गए थे। ऐसे में खुद बीजेपी की मुख्यमंत्री उस शीश महल में कैसे रहती? अरविंद केजरीवाल जब सीएम थे तब सीएम आवास का पता 6 फ्लैग स्टाफ रोड था। इसमें आतिशी भी सीएम के तौर पर रह चुकी हैं। अब सीएम आवास का नया पता 1 राजनिवास मार्ग हो गया है, जिसका नाम मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जन सेवा सदन रखा है। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने उसे माया महल तो कांग्रेस रंग महल बता रही है। वहीं इसे लेकर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि शीश महल में आम लोगों की एंट्री पर बैन था, यहां तो सबकी एंट्री है। हमारे साथ दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा जी मौजूद है, क्योंकि देखिए एक तरफ हम देख रहे हैं कि जनसेवा खुल रहा है, वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर राजनीति भी तेज हो चुकी है, क्योंकि अब इसको, जैसे आपने उसको शीश महल कहा, अब आम आदमी पार्टी इसको माया महल कहे। देखिए मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, क्या शीश महल में कभी आपका कैमरा गया? कभी गए? कोई मीडिया गया? कभी कोई फोटो आई बाहर, कोई फुटेज आई, कोई क्लिप आई, उनके विधायकों या मंत्रियों ने भी कोई फोटो डाली? कभी नहीं डाली। लेकिन ये पहले दिन, ये जन सेवा सदन है, पहले दिन आप आ रहे हैं, मैं तो कहता हूँ स्वागत है आपका, अंदर आइए। आप देख सकते हैं कैसा बना हुआ है, सारा मीडिया देख सकता है, कैमरे अलाउड है, जनता अलाउड है। और ये फर्क है उनके और भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों में, ये फर्क है। मैं कहता हूँ आप ये पर्दा देख लो, उनका एक पर्दा जितने का था उससे कम में पूरा मुख्यमंत्री सेवा सदन बनकर तैयार है। ये वैसे ही पर्दा है जैसा दिल्ली की जनता के, आपके और हमारे घरों में लगता है, वैसे ही पर्दा है। लेकिन उनके पर्दों की कीमत क्या थी? उनका एक एक पर्दा जितने में बनाया गया उससे कम में पूरा हमने सेवा सदन मुख्यमंत्री जी ने बनाकर तैयार किया है। मुख्यमंत्री जी यहाँ जनता से मिलेंगी, अधिकारी यहाँ पर बैठेंगे, प्रिंटर लगे हैं, कंप्यूटर लगे हैं, रिकॉर्ड करने के लिए लोगों की समस्याओं का उनका समाधान करने के लिए केवल इतना यहाँ पर अरेंजमेंट किया गया है। और ये बेसिक मिनिमम जो भी जन सेवा के लिए, सुनवाई के लिए होना चाहिए, उसकी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। जनता के लिए खुला है, मीडिया के लिए खुला है। और ये फर्क है उनमें जो छुपा कर बैठे थे और हम में जो दरवाजे खोलकर स्वागत कर रहे हैं मीडिया और जनता का। सर, आम आदमी पार्टी अब कह रही है जैसे शीश महल में था, क्या कुछ अंतर? सबसे बड़ा अंतर है, वहाँ किसी की अनुमति नहीं थी वीडियो और फोटो दिखाने की, यहाँ अनुमति है। उनके एक पर्दे से कम खर्चे में पूरा बनकर तैयार है। मुख्यमंत्री कहाँ बैठेंगी वो आप देख सकते हैं, जनता कहाँ होगी वो आप देख सकते हैं, सारी चीजें आप देख सकते हैं यहाँ पर। वहाँ आप कभी नहीं देख पाए। यहाँ पर अधिकारियों के बैठने की व्यवस्था की गई है। यहाँ मुख्यमंत्री जी स्वयं मिलेंगी लोगों से, जो लोग शिकायतें लेके आएंगे,
जो अपनी समस्याएं लेकर आएंगे उनसे मुख्यमंत्री जी यहाँ बैठेंगी। केजरीवाल कहाँ बैठ के जनता से मिलते थे? कभी मिले ही नहीं, अपने लोगों से नहीं मिले, विधायकों से नहीं मिले, मंत्रियों से नहीं मिले। अच्छा, आम आदमी पार्टी एक एक चीज को लेकर के अभी टारगेट कर रही है, कह रही है 24 AC लग रहे हैं यहाँ पर, डिशवॉशर। मैं कह रहा हूँ सब कुछ उनके एक पर्दे से कम में हो गया। सब कुछ जितना भी वो बोल रहे हैं यहाँ लगाए, कि कुर्सी लगी है, कि टेबल लगाए, कि कंप्यूटर लगाए, कि AC लगाए, कि सोफा लगाए, सब उनके एक पर्दे से कम में हो गया। ये मैं कह रहा हूँ, वो अपना एक पर्दे के खर्चा जितने में किया था, और अभी तो उसमें मैंने उनके टॉयलेट सीट का और उनके वो जो रिमोट से चलने वाली लिफ्ट थी और वो जो उनके 5-5 करोड़ के टीवी थे, उनको तो जोड़ा ही नहीं है हमने। उनके एक पर्दे से कम में पूरा सेवा सदन बन के तैयार है, चाहे इसके AC गिन लो, सोफे गिन लो, कुर्सी गिन लो, टेबल गिन लो, सब मिला के एक पर्दे से कम में हो गया। ये कड़वा सच है उनकी लूट का, किस प्रकार का उन्होंने भ्रष्टाचार दिल्ली के साथ किया था। शर्म आनी चाहिए उनको। सर 24 घंटे खुला रहेगा क्या? आज ही खुला रहेगा या आने वाले? खुला है। मुख्यमंत्री जी के मिलने का समय निर्धारित होगा जब मुख्यमंत्री जी मिलेंगी, लेकिन सेवा सदन हमेशा खुला है। कोई ना कोई लोग यहाँ पर हमेशा मिलेंगे, जनता की सुनवाई के लिए मिलेंगे। दरवाजे खुले हुए हैं, लोग आ सकते हैं, जनता भी आ रही है, कैमरा लेके आ रहे हैं, किसी का किसी चीज पे कोई प्रतिबंध नहीं है। ये पारदर्शिता केवल वो ही रख सकते हैं जो बेटी बनकर, सेविका बनकर दिल्ली की सेवा करने का जिनका उद्देश्य हो, वो ये पारदर्शिता रख सकते हैं। जो लूटने आए थे उनके दरवाजे भी बंद थे और खिड़कियां भी बंद थी। सर अच्छा, काम कहाँ से कराया जाएगा, एक बार वो भी आप तस्वीर। ये तो आप देख ही सकते हैं, यहाँ पर मुख्यमंत्री जी मिलेंगी, यहाँ पर जो अपनी समस्या लेके आएंगे, मिलने के लिए आएंगे, वो लोग यहाँ बैठेंगे, इधर मुख्यमंत्री महोदया बैठेंगी, सामने 2 वेटिंग रूम है, अधिकारीगण भी बैठेंगे, और जो लोगों को प्रतीक्षा करनी है, जब पहले कुछ और लोग मिल रहे हैं, उनके बैठने की व्यवस्था है। और इधर से अगर आप आगे आएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वो लोग बैठेंगे जो कंप्यूटर में सब चीजों को रिकॉर्ड करेंगे, फाइलें रखी जाएंगी, प्रिंटर यहाँ पर है, अधिकारियों को यहीं से बताया जाएगा कि ये समस्या आई है, इसका समाधान कीजिए। इस प्रकार का केवल और एक प्रतीक्षा का कक्ष इधर बनाया गया है। तो कुल मिलाकर बेसिक, जो भी बेसिक मिनिमम, बेयर मिनिमम जो होना चाहिए जनता से सुनवाई के लिए, लोगों से मिलने के लिए, वो सारी चीजें यहाँ पर हैं। हाँ, उनके पेट में एक दर्द जरूर होगा। यहाँ भगवान राम है, यहाँ राम मंदिर है, यहाँ बजरंगबली है। केजरीवाल के यहाँ पे पीड़ा होती थी राम जी के होने से, बजरंगबली जी के होने से, तो यहाँ पर तो साक्षात हम लोगों के आराध्य हैं और उनकी उपस्थिति में ये सब दिव्य कार्य यहाँ पे होंगे। ठीक है सर, देखिए यहाँ पर दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा थे जो हमसे बातचीत कर रहे थे। आपको तस्वीरों में दिखाते हैं, जन सेवा केंद्र का शुभारंभ हुआ है। इसमें सीएम का आवास भी होगा और साथ ही साथ एक जन सेवा केंद्र भी बनाया जाएगा, जहां लोगों के दुख, लोगों की परेशानियों की सुनवाई की जाएगी। एक तरफ जहां ये हो रहा है, वहीं दूसरी ओर राजनीति भी तेज शुरू हो चुकी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी अब ये आरोप लगा रही है कि ये माया महल है। जिस तरह से बीजेपी ने उसे शीश महल बुलाया था, वहीं उसका करारा यहाँ पर जवाब भाजपा देती हुई नजर आ रही है। उनका ये कहना है कि जितने में पूरे पर्दे लगे हुए थे पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास में, उससे कम में ये पूरा जन सेवा केंद्र बनकर के तैयार है। दिल्ली में नए सीएम आवास को लेकर आम आदमी पार्टी ने रेखा गुप्ता पर बड़ा हमला बोला है। आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर किया है और लिखा है कि दिल्ली को बर्बाद करके अपना माया महल बनवा रही है सीएम साहिबा। इधर कांग्रेस ने भी दिल्ली में नए सीएम आवास को लेकर रेखा गुप्ता को घेरा है। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, शीश महल करते करते अपने लिए रंग महल बनवाया जा रहा है। जिस दिल्ली के लोग अपना घर ढहाए जाने पर बुलडोजर के सामने लेटने को मजबूर हैं, वहां की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी एक नहीं 2 बंगलों के साथ मिलाकर रहेंगे और रेनोवेशन सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। बढ़िया वाले 24 AC, महंगे झूमर, बड़े से 5 टीवी, गीजर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर, महंगा वाला माइक्रोवेव, 115 लैंप, जगमग झिलमिल वॉल, हैंगिंग लाइट्स, रिमोट कंट्रोल वाले 23 पंखे, मजे ही मजे। सुप्रिया श्रीनेत ने हमला बोला है इस वक्त दिल्ली की मुख्यमंत्री पर। इधर दिल्ली में सीएम आवास को लेकर सियासत गर्म है। सीएम रेखा गुप्ता सरकारी आवास में एंट्री करने वाली है, तो वहीं पुरानी कार को लेकर दिल्ली सरकार ने यू टर्न ले लिया है। दिल्ली में अब पुरानी कार बेकार नहीं होंगी, बल्कि वो दौड़ेंगी, क्योंकि रेखा गुप्ता सरकार ने 1 जुलाई से लागू फैसले को वापस ले लिया है। यानी अब पेट्रोल पंपों पर 10 साल पुरानी डीजल कार और 15 साल पुरानी पेट्रोल कार को भी ईंधन मिलेगा। साथ ही दिल्ली सरकार ने इस बात का भी फैसला लिया है कि पेट्रोल पंप पर अब पुरानी गाड़ियों को सीज किया जाएगा।
दिल्ली में पोल्यूशन कंट्रोल के लिए 1 जुलाई से नया नियम लागू हुआ था, जिसके तहत पेट्रोल पंप पर 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को ईंधन देने पर बैन लगा दिया था। इसके लिए पेट्रोल पंप पर ENPR कैमरे लगाए गए थे। हालांकि 2 दिन के बाद ही दिल्ली सरकार को यह फैसला वापस लेना पड़ा है। इस तरह से दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने न्यू कार डीलर से मिलकर दिल्ली के अंदर लूट करी। 20/2/2024 को दिल्ली की सरकार ने नॉर्म्स बना दिए कि दिल्ली के लोगों की मेहनत की कमाई की गाड़ियों को कैसे उठाया जाएगा, कैसे तोड़ा जाएगा, कैसे खत्म कर दिया जाएगा। दिल्ली के लोगों को जो कठिनाइयां 10 साल की बीमारी कारण आ रही हैं, उनकी गाड़ियों को जब्त किया जा रहा है। इन सब के लिए वो जो भी करना पड़ेगा, एड़ी चोटी तक तो उनका अगर जोर लगाना पड़ेगा तो वो भी लगाएंगे। हम दिल्ली के वातावरण को भी साफ करेंगे और दिल्ली की गाड़ियों को भी नहीं जब्त होने देंगे। समाधान ढूंढ रहे हैं कि हम जब कोर्ट पे, CQM पे ये जानकारी दें कि हम पोल्यूशन कम कर रहे हैं, तब हम यह भी उनसे सुनिश्चित करा सकें कि गाड़ियों की उम्र के हिसाब से नहीं, गाड़ियों को पोल्यूशन के हिसाब से बैन किया जाए। दरअसल दिल्ली में 80 लाख से ज्यादा पुरानी गाड़ियां हैं, जिसमें 62 लाख गाड़ियां ऐसी हैं जिनकी उम्र 10 से 15 साल के बीच में है। उन गाड़ियों में से 41 लाख 2 व्हीलर यानी कि बाइक, स्कूटी और स्कूटर हैं, तो वहीं 21 लाख कार और दूसरे 4 व्हीलर्स हैं। सरकार के इस फैसले को लेकर मिडिल क्लास में बहुत गुस्सा था, लेकिन अब रेखा गुप्ता, सरकार के फैसले को वापस लेने की इस बात के साथ लोग वेलकम कर रहे हैं। जब हमने गाड़ी खरीदी उस टाइम इसकी RC के ऊपर 15 साल का टाइम दिया गया। 15 साल का हमने टैक्स भरा है, पर पिछले साल फरमान आ गया भाई दिल्ली के अंदर जो गाड़ियाँ वो 10 साल की चलेगी। बड़ी मुश्किल से सारी ज़िंदगी की कमाई इकट्ठी करके हमने एक ये पर्सनल गाड़ी ली थी। अब मजबूरन हम इनको बेचने की सोच रहे हैं, पर बेचने के लिए हमें जिस दिन से ऑर्डर आया 1 महीना गुजर गया, उसी दिन से कोई भी गाहक नहीं आ रहा। मैम 9 साल हो चुके हैं इसको। आप कहीं से भी देख सकते हो इस गाड़ी को, कहीं भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो। कुल 40,000 किलोमीटर गाड़ी चली हुई है रनिंग में। मैम पेट्रोल डीजल नहीं दिया जाएगा तो यहाँ तो गाड़ी बिकनी नहीं है। गाड़ी यहाँ तो बाहर हम बेच नहीं सकते हैं क्योंकि फ्यूल है ही नहीं। 12 जनों की हमारी फैमिली है मैम। एक गाड़ी EMI पे ली थी, अब वो भी चली जाएगी तो कहाँ से करेंगे हम। इससे पहले भी 2-4 महीने पहले तो कस्टमर्स थे इनके, अब एकदम से गाड़ियाँ इतनी आ गई कि सभी लोग बेच रहे हैं अपनी अपनी गाड़ी। परेशानी तो है ही, मुश्किल से आदमी परचेज करता है और जब जाने लगता है कि थोड़ा सा टाइम और बिताएंगे, अब नई गाड़ी परचेज करना सबके बस की बात थोड़ी है। तो बेच के क्या मैं स्कूटी पे या बाइक पे तो आऊँगा नहीं। दोबारा से मेरे को लोन लेना पड़ेगा 12 लाख रुपए का। अब उसको लोन को चुकाते चुकाते मेरे को 5 से 6 हज़ार लग जाएंगे। दोबारा से गवर्नमेंट फिर कोई नया रूल निकाल देगी तो मतलब मिडिल क्लास तो इसी में लगा रहेगा। आई थिंक इट्स फाइन, सही है, क्योंकि नॉट एवरीबडी कैन अफोर्ड अ न्यू कार एवरी 15 ईयर्स। एक गाड़ी खरीदने में मेरे डैड को तो बहुत टाइम लग गया। मैंने तो खैर अभी तक खरीदी नहीं, मेरे डैड की गाड़ी है ये। इफ इट्स इन अ गुड कंडीशन देन व्हाई नॉट। ठीक है ना, जो गाड़ी चलने लायक है उन्हें चलने दिया जाए, और क्या ही कह सकते हैं भाई। ठीक फैसला लिया गया उनका, और क्या। हाँ तो सही, ये काफ़ी सही डिसीजन लिया है सरकार ने, क्योंकि आदमी इतनी मेहनत से गाड़ी खरीदता है। कुछ लोग एक ही गाड़ी लाइफ टाइम में अफोर्ड कर पाते हैं, तो ये काफ़ी गलत डिसीजन था। एक गाड़ी मेरे पास भी है जो यहाँ पे नहीं है अभी, मतलब मेरे होम टाउन में है, तो उसको भी मैं यहाँ नहीं ला सकता क्योंकि 15 साल वाला रूल है। तो इसलिए मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छा डिसीजन है। राजधानी दिल्ली में अपराधियों की अब खैर नहीं। योगी मॉडल की तरह दिल्ली में भी अब अपराधियों का एनकाउंटर होने लगा है। दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने हाफ एनकाउंटर कर 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों बदमाश नंदू गैंग के शूटर बताए जा रहे हैं। पुलिस को शक था कि इन दोनों बदमाशों ने ही गैंगस्टर मंजीत महाल के भांजे दीपक की गोली मारकर हत्या की थी। एनकाउंटर के दौरान बदमाशों के पैर में गोली लगी। पकड़े गए बदमाशों का नाम विजय और सोमवीर बताया जा रहा है। आपको बता दें कि 27 जून को बवाना में मॉर्निंग वॉक के दौरान मंजीत महाल के भांजे दीपक को उनकी बेटी के सामने ही बदमाशों ने गोली मार दी थी, जिसमें दीपक की जान चली गई। इसके बाद से दिल्ली में गैंग वॉर का डर सताने लगा था, क्योंकि आरोपी कपिल सांगवान के नंदू गैंग पर ही आरोप लगा है। तो विजय और सोमवीर के पांव में गोली लगी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच पूरे मामले में इस वक्त पूछताछ कर रही है। गैंगस्टर मंजीत महाल के भांजे दीपक की हत्या का आरोप जिन पर है,
मंजीत महाल के भांजे का मर्डर हुआ। दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 शूटर्स को जेल पहुंचा दिया है। पूछताछ कर आगे की कार्रवाई भी की जा रही है।